हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंतर्गत इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंतर्गत सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डजंट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। मतलब ये है कि यहाँ पर अचल संपत्ति क्या इसमें शामिल नहीं होता, ये बताया गया है। वो है स्टैंडिंग टिम्बर, वो है फसल और घास, ये चीज़ शामिल इसमें नहीं होता है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या चीज़ शामिल होता है। इसका मतलब इसमें डिफाइन नहीं किया गया, ये क्लियर डेफिनेशन नहीं है। तो इस डेफिनेशन को और अच्छे समझने के लिए हमें एक दूसरे कानून को पढ़ना पड़ेगा, और वो है जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 की सेक्शन 4 को, जिसमें ये बताया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या चीज़ इंक्लूड होता है। जिसमें कहा गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू दी अर्थ। और थिंग्स अटैच्ड टू दी अर्थ को डिफाइन किया गया है वापस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में, जिसमें बताया गया है कि थिंग्स अटैच्ड टू दी अर्थ क्या है। जिसमें थिंग्स रूटेड इन दी अर्थ, पहला यानी पेड़ या श्रब्स जो चीज़ें इसमें आती हैं, और दूसरी चीज़ें थिंग्स एम्बेडेड इन दी अर्थ, और थिंग्स अटैच्ड टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन दी अर्थ। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो इसको शुरू से पहले एक पॉइंट वाइज थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो पहला है लैंड, ज़मीन। दोस्तों, ज़मीन क्या है? अर्थ की जो ऊपरी सरफेस है उसे कहते हैं लैंड। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि लैंड के सरफेस पर, जो सरफेस है अर्थ का, उस पर कोई चीज़ हो और वो रूटेड हो। दूसरी चीज़, लैंड के सरफेस के नीचे जैसे कि कोई मिनरल हो, या अंडरग्राउंड वाटर हो, या कोई भी चीज़ जो उसकी रूट जब नीचे जाती है धरती के, तो वो भी चीज़ लैंड में शामिल होती है। और यही नहीं, लैंड के सरफेस के ऊपर का जो स्पेस होता है वो भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये हुई लैंड। अब दूसरी चीज़, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, यानी उस ज़मीन से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, उस लाभ को भी बोलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कि आपके ज़मीन पर एक तालाब है और उस तालाब में मछलियां हैं। वो मछलियां, अब प्रश्न उठता है कि क्या वो मछलियां इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी। चूँकि वो ज़मीन पर जो पानी है, वो पानी भी ज़मीन का हिस्सा है, इसलिए वो अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगी। और इसी के साथ साथ जो मछलियां हैं उसमें वो कनेक्टेड है उससे, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगी। और यही नहीं, हमारा जो अधिकार बनता है वो अधिकार कि हम उस मछली को पकड़ सकें उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में से, तो वो जो जिस अधिकार का प्रयोग करके हमने उस लाभ को प्राप्त किया, उस अधिकार को भी बोलते हैं वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये हुई बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड। और तीसरी चीज, थिंग्स अटैच्ड टू दी अर्थ, जिसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में, जिसमें 3 चीज़ें बताई गई है। पहली चीज़, रूटेड इन दी अर्थ। रूटेड इन दी अर्थ का मतलब है जिसकी जड़ें या कोई चीज़ ज़मीन की सतह के नीचे हों, जैसे कि वृक्ष, झाड़ियाँ। अब जैसा कि बहुत सारे वृक्ष हैं, या अधिक, ये एक जनरल रूल है कि जितने भी तरह के वृक्ष हैं, झाड़ियाँ हैं, जिसकी जड़ें ज़मीन की गहराई में जाती हैं, उनको बोलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी या अचल संपत्ति। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है कि इसमें स्टैंडिंग टिम्बर, घास और फसलें,
इन सभी चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता। अब ऐसा क्या कारण है? तो देखिए, स्टैंडिंग टिम्बर शब्द का जो प्रयोग किया गया, इसका मतलब यहाँ टिम्बर का जो मतलब है ये कि उस चीज़ को लकड़ी के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जैसे शीशम का पेड़ आपने अपने ज़मीन पर लगाया हुआ है। अब शीशम के पेड़ को लगाने का जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है कि उसकी लकड़ियाँ प्रयोग की जाएंगी किसी फर्नीचर में, लकड़ी की कुर्सियाँ बनाने में, लकड़ी के मेज बनाने में। तो यहाँ पर जो उद्देश्य हुआ, क्या हुआ? लकड़ी के रूप में प्रयोग किया जाएगा, इसलिए उसे मूवेबल प्रॉपर्टी में माना गया है। वहीं जो फल देने वाले वृक्ष हैं, जैसे आम का पेड़ है, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? फल खाना ही मुख्य उद्देश्य है, उससे फल प्राप्त करना है, इसलिए वह इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएंगी। अब मान लीजिए आम का पेड़ है, फल प्राप्त करने के लिए भी इस वृक्ष का प्रयोग किया जाता है, और दूसरी चीज़ इसकी लकड़ियाँ भी बहुत उपयोगी होती हैं फर्नीचर के काम में। तो अब यहाँ कैसे निर्णय लें कि ये अचल संपत्ति में गिनी जाएंगी या चल संपत्ति में गिनी जाएंगी? तो ये निर्भर करता है उस ऑनर के इंटेंशन पर। अगर उस ऑनर का इंटेंशन है फल को प्राप्त करना, तो कहलाएगा कि ये अचल संपत्ति है। अगर लकड़ी के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो ये चल संपत्ति है। ये हुई स्टैंडिंग टिम्बर। अच्छा, अब हुआ दूसरी चीज़, वो जो हमारी फसलें थी, हमने अपने ज़मीन पर फसल बोया हुआ था, गेहूँ, मक्का, इनका प्रयोग किया, इनको इमूवेबल प्रॉपर्टी को बोला गया है, क्योंकि हम जब ये चीज़ें पक जाएंगी तो इसको अपने निकट भविष्य में या नियर फ्यूचर में इसको हम काट लेंगे, इसीलिए चल संपत्ति में इनको चल संपत्ति में शामिल किया जाता है। अब घास को लेकर के क्या विचार है? तो घास की जो उपयोगिता है वो केवल इतनी है कि उसे केवल चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है और उसके अलावा कोई उपयोगिता नहीं होती, इसलिए उसको भी चल संपत्ति के रूप में गिना जाता है। ये हुई रूटेड इन दी अर्थ। दूसरी चीज़, थिंग्स एम्बेडेड इन दी अर्थ। इसका क्या मतलब हुआ कि एम्बेडेड का मतलब हुआ कि वो चीज़ जो ज़मीन में फर्मली फिक्स्ड हों, जैसे कि बिल्डिंगें या बिजली के जो खंभे होते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, जो पत्थर की तरह फिक्स होती हैं, ये होती हैं थिंग्स एम्बेडेड इन दी अर्थ। तीसरी जो पॉइंट है वो है थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन दी अर्थ। मतलब जो चीज़ें एम्बेडेड हैं यानी फर्मली फिक्स्ड हैं, उससे जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, अटैच्ड जो हैं, उन्हें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में गिना जाएगा। जैसे कि ये घर है और यहाँ पे जो गेट लगा हुआ है, ये गेट भी, चूँकि गेट अटैच्ड है इस फर्मली फिक्स्ड हाउस से, होम से, तो इसे भी कहा जाएगा कि ये अचल संपत्ति में गिनी जाती है। अच्छा, एक और प्रश्न है कि क्या बल्ब भी गिनी जाएंगी अचल संपत्ति में? तो बल्ब का प्रयोग क्यों किया जाता है? बल्ब केवल रोशनी प्राप्त करने के लिए, वो इसका इंटेंशन ये नहीं है कि वो केवल पूरा घर का एक पार्ट हो गया है। तो इसलिए इन चीज़ों को समझ करके ही हम ये जान सकते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन समझनी है तो हमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के साथ साथ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 की डेफिनेशन को भी पढ़ना होगा। तो आज के इतना ही, धन्यवाद।